नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस डाल रखे हैं और 2 यूनिट एक्सप्लेन कर रखी है। वो दोनों यूनिट एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से करीब 5 से 6 क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं वो पूरे एकदम इम्पोर्टेंट है और वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और मैंने आपको इन डिटेल भी काफी सारे क्वेश्चंस, करीब 10 क्वेश्चन मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से समझा रखे हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन, यानी इसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनका आंसर थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता दिया है और क्विक रिवीजन करा दिया है, ताकि आप समझ जाएं ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और आप इनकी तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहला है, कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट। मैंने इसकी यूनिट 1 में पूरा काफी डिटेल में इसको समझा दिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जरूर देख लें, यूनिट 1 को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको इन शॉर्ट में समझ लें। क्रिएटिव राइटिंग कैन सर्टनली बी टॉट एज इट इन्वॉल्व्स लर्निंग वेरियस टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस that can help individual improve their skills, while some may argue that creativity is an innate talent। तो क्रिएटिव राइटिंग क्या है, पढ़ाई तो जा सकती है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ हमें सर्टेन चीजें, कुछ चीजें सीखनी होती हैं, जैसे कुछ टेक्निक सीखनी होती हैं, कुछ प्रिंसिपल सीखने होते हैं, कुछ प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है। और ये क्या करता है, इंडिविजुअल की स्किल्स को इम्प्रूव करता है ना। यानी कि अगर हम इनको सीख रहे हैं तो ये नहीं है कि हमने इसको केवल बोल के सिखा दिया। ये कुछ चीजें हैं, कुछ प्रिंसिपल टेक्निक है जिनको सुधार करने से ही समझ में आती है। वाइल सम में आर्ग्यू दैट क्रिएटिविटी इज एन इनेट टैलेंट, लेकिन कुछ को लगेगा कि ये हमारा एक आंतरिक टैलेंट है, हमारी स्किल है। द क्राफ्ट ऑफ राइटिंग itself is a skill that can be owned and developed through guidance and practice। तो ये एक क्राफ्ट है जिसको गाइडेंस और प्रैक्टिस के द्वारा डेवलप किया जा सकता है। बाय स्टडिंग डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद वेरियस फॉर्म्स एंड रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर्स एंड पीयर्स, एस्पिरिंग writers can improve their ability to express their creativity effectively on the paper। यानी हम गुरुओं के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से हमारी जो क्रिएटिविटी है पेपर पे, उसको अच्छे से उतार सकते हैं। तो कुल मिला के क्रिएटिव राइटिंग को हाँ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके क्या है, अलग अलग एस्पेक्ट है। ठीक है। और अगर आपको इन डिटेल समझना है तो यूनिट 1 वाली वीडियो में मैंने ये लॉन्ग पूरा अच्छे से समझाया है। अभी हम लोग फिलहाल क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजेशंस फॉर राइटिंग अबाउट वुमेन। यानी अगर हम लोग वुमेन के बारे में लिख रहे हैं तो क्या सजेशंस है, क्या गाइडलाइंस है लिखने की। तो व्हेन राइटिंग अबाउट वुमेन इट इज एसेंशियल टू पोर्ट्रे देम अ कॉम्प्लेक्स, देम multi-dimensional characters rather than relying on stereotypes। तो जब भी हम लोग विमेन के बारे में सोचते हैं, देखिए हम लोगों के मन में ना स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी सोच, यानी कि हमने रूढ़िवादी क्या, ऐसी सोच जो हमने पहले से मन में ठान रखी हो। जैसे कि मान लीजिए कभी बेबी गर्ल होती है, घर में बच्चा होता है, अगर वो लड़की है तो पहले ही से हम उसको किचन की किट टॉयज में दिला देते हैं और पिंक कलर के कपड़े पहना देते हैं। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको पिंक कलर ही पसंद हो या लड़की के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वो पिंक कपड़े ही पहने, लेकिन ये क्या है, एक तरीके से नॉर्म्स है जो सोसाइटी ने बना रखे हैं, अपने दिमाग में पहले से सोच रखे हैं। तो इसको ही हम लोग स्टीरियोटाइप कहते हैं। और यही कहा गया है कि हमें स्टीरियोटाइप की बजाय कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, कुछ मल्टी डायमेंशनल दिखाना चाहिए कि फीमेल जो है वो और भी चीजों में आगे हैं। Give women agency in your writing, allowing them to make their own choices and drive the narrative. Ensure that the female characters have depth, flaws, and aspirations, just like any other character। तो ये बता रहे हैं कि हमें किसी और जो सभी कैरेक्टर है उन्हीं की तरह फीमेल कैरेक्टर को भी ट्रीट करना चाहिए। कुछ फ्लॉज दिखाने चाहिए उनके, कुछ अच्छाइयाँ दिखानी चाहिए, कुछ एस्पिरेशन, कुछ डेप्थ दिखानी चाहिए। एडिशनली इट्स क्रूशियल टू एड्रेस इश्यूज दैट एज अ जेंडर इनइक्वालिटी, स्टीरियोटाइप्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन इन अ सेंसिटिव एंड मीनिंगफुल वे, है ना। और हम लोग जो ये फीमेल इनइक्वालिटी के इश्यूज हैं इनको अच्छे वे में, मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। Approach the subject with empathy, understanding, and a commitment to portraying women
ऑथेंटिकली एंड रिस्पेक्टफुली। तो हमें इस सब्जेक्ट को एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ से जैसे एक होती है सहानुभूति, जब हम किसी अपने को सांत्वना देते हैं, कुछ उसके बुरे में समझाते हैं तो वो सिम्पैथी होती है। लेकिन एम्पैथी क्या होती है कि जब हम किसी अपने को नहीं मतलब किसी की बात पे ऐसे ही समझाएँ तो उसको एम्पैथी कहा जाता है, ठीक है ना? तो अगर हम विमेन के कैरेक्टर के लिए भी मतलब उसके सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे एम्पैथी वाली अप्रोच रखेंगे, है ना? और वुमेन के कैरेक्टर को ऑथेंटिकली और रिस्पेक्टफुली अगर पोर्ट्रे करेंगे तो हम लोग वुमेन के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये है राइट शॉर्ट नोट ऑन ट्विटर, ई-बुक्स एंड पॉडकास्ट। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। देखिए फिर से मैं कहूँगी अगर आपको थोड़ा ये क्विक रिवीजन की वीडियो है, मैंने सभी टॉपिक को क्विकली समझा दिया है, ठीक है ना? तो अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके पहले मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, तो आप देख के जाइएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। So Twitter is a microblogging platform that allows users to share their thoughts, updates, and insights in 280 character or less. It is a powerful tool for connecting with a wide audience, sharing content, and engaging in real-time conversation. तो Twitter हम जानते हैं कि क्या है, हमारे विचारों को शेयर करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोग अपने थॉट को शेयर करते हैं। आजकल ट्विटर तो आपने देखा ही होगा कि अगर कोई जैसे कि कोई भी बॉयकॉट ट्रेंड है या कोई भी चीज़ ऐसी जो ट्रेंड में चल रही है, तो लोग उसको ट्विटर में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करते हैं। और ट्विटर में हम लोग 280 कैरेक्टर्स या उससे कम कैरेक्टर्स में अपने मैसेज को शेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है क्योंकि ऑडियंस इससे बहुत रिलायबली कनेक्ट होती है, बहुत वाइड ऑडियंस कनेक्ट होती है, ठीक है? और रियल टाइम कन्वर्सेशन में क्या रहती है, एंगेज रहती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ई बुक्स। तो आपको पता ही होगा ई बुक्स क्या होती है, डिजिटल बुक्स होती हैं जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो ई बुक्स आर डिजिटल बुक्स दैट कैन बी रीड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ई रीडर्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, ठीक है? हम लोग स्मार्टफोन, टैबलेट्स इनमें पढ़ सकते हैं। जैसे आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो ये एक तरह की क्या हो गई, ई बुक हो गई। They offer convenience, accessibility, and flexibility for readers, as well as opportunities for self-publishing authors to reach a global audience. ठीक है, तो ये हमें क्या 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 चीजें प्रदान करती है, तो कन्वीनियंस प्रदान करती है, आसान है, बहुत एक्सेसिबल है, यानी कि पहुंच इसकी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है रीडर्स के लिए, ठीक है? और अगर हम सेल्फ पब्लिशिंग करते हैं, हमने आपको इसके पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर हम इकोनॉमिकली पब्लिश नहीं कर सकते कि हम मटेरियल छाप के बुक को प्रिंट करा के बेच सके, ये नहीं कर सकते, तो आज तो हमारे पास क्या है कि हम जो न्यू मीडिया है वो हमको क्या देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इस तरह से अपनी जो बुक्स हैं उनको ग्लोबली सेल कर सकें, ठीक है? Podcasts are audio programs that cover a wide range of topics and genres from storytelling and interviews to news and education. तो पॉडकास्ट आप समझते होंगे जिसमें दो व्यक्ति जो किसी विषय पर या किसी, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, तो न्यूज मतलब इंटरव्यू के माध्यम से हम वो क्या करता है, अपनी बातों को शेयर करता है। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इन डेप्थ डिस्कशन, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये एक पॉडकास्ट क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन डेप्थ डिस्कशन यानी कि किसी विषय पर या किसी चीज पर चर्चा होती है, इन डेप्थ चर्चा होती है, या वो एंटरटेनमेंट के माध्यम के लिए भी हो सकती है, स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में भी हो सकती है ना? और ये अच्छा आपको क्या मिलेगा, कंटेंट इसमें मिलता है, जानकारी मिलती है उस विषय पे, एंड इन अ फॉर्मेट दैट इज कन्वीनियंट फॉर ऑन द गो कंजप्शन, ठीक है? तो हमने ये पॉडकास्ट के बारे में समझा। अगला है टाइप्स ऑफ पब्लिशिंग, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ पब्लिशिंग, there are several types of publishing including traditional publishing, self publishing and hybrid publishing. बहुत सारी पब्लिशिंग होती हैं, कुछ हमने मेन यहाँ पे समझी है। जैसे ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, इट इन्वॉल्व्स, देखिए ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, इट इन्वॉल्व सबमिटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट टू अ पब्लिशिंग हाउस फॉर कंसीडरेशन, वेयर where the publisher handles editing, design, distribution, and marketing
ठीक है ना। तो इसमें ट्रेडिशनल पब्लिशिंग क्या होती है, वही पुराना जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखी हुई, जैसे मान लीजिए मुझे कोई बुक छापनी है तो पहले मैं क्या करूंगी, उसको जो भी मेरा कंटेंट होगा, जो भी मुझे स्टोरी या जो भी वॉट एवर आई हैव रिटन, वो मैं उसको हाथ से पहले लिखूंगी, फिर उसको कहाँ पे देने जाऊंगी, जहाँ पर मतलब ये मेरा क्या है, सेल्फ मतलब लिखा मैंने, ठीक। फिर पब्लिशिंग हाउस में इसको दे के जाऊंगी, वो लोग क्या करेंगे, उसकी कुछ एडिटिंग करेंगे, उसको कुछ डिजाइन करेंगे, है ना। और फिर डिजाइन करने के बाद बुक प्रिंट करी जाएगी, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, है ना। सेल्फ पब्लिशिंग अलाउज ऑथर्स टू पब्लिश देयर वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। सेल्फ पब्लिशिंग में क्या है कि इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। Overseeing all aspects of the publishing process, hybrid publishing combines elements of traditional and self-publishing, offering authors more control over their work while also providing some of the benefits of traditional publishing such as editorial support and distribution। ठीक है, लेकिन अगर हम पब्लिशिंग प्रोसेस के थोड़े से और प्रोसेस के देखें तो हाइब्रिड पब्लिशिंग में क्या होता है कि ये ट्रेडिशनल जो पब्लिशिंग है और सेल्फ पब्लिशिंग है, इसको थोड़ा सा मिला जुला कर है। इसमें क्या होता है कि ऑथर के वर्क पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है ना, और उसमें कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं हमको, ठीक है। और जैसे कि एडिटोरियल सपोर्ट हो गया, मान लीजिए हम ऑलरेडी एक अच्छे पब्लिशर है तो आपकी बुक का प्रचार कर देंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ, अगर इन्होंने कहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, तो लोग क्या करेंगे, उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ हम आकर्षित कर सकते हैं। फिर डायलॉग्स हेल्प्स टू, इस तरह से देखिए बहुत सारी पब्लिशिंग होती है, इसकी भी मैंने वीडियो जो है सेपरेट डाल रखी है। टाइप्स ऑफ पब्लिशिंग 7 टाइप्स की या 8 टाइप्स की कुछ पब्लिशिंग है टोटल, वो पूरी मैंने डाली है। मैंने अभी ये क्विक रिवीजन के लिए रखा है, तो ये इतना ही है। फिर है डायलॉग्स हेल्प टू इंश्योर रीडेबिलिटी, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। तो यस, डायलॉग्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग रीडेबिलिटी इन राइटिंग, ठीक है। तो डायलॉग बिल्कुल जो हमारी राइटिंग है, जो लिखा गया उसमें जो डायलॉग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जो टेक्स्ट होता है, जैसे हम जैसे बहुत सारी वार्तालाप है, बहुत सारी कम्युनिकेशन है, हम उसको पूरा एक साथ एक पैराग्राफ में लिख दें, उसकी बजाय अगर हम उसको डायलॉग्स के फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या करेगा कि जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बातों को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा, बड़े-बड़े टेक्स्ट को सिंप्लीफाई कर देगा और समझने में आसान बना देगा। तो क्या होगा, दे ब्रेक अप लार्ज चंक्स ऑफ टेक्स्ट, प्रोवाइड इनसाइट्स टू into characters, personalities and relationships and drive the plot forward through interaction. Dialogues bring a sense of immediacy and authenticity to the narrative, है ना। तो इससे हमारी जो कहानी है वो सुनने में सरल हो जाती है, समझाने में सरल हो जाती है और कैरेक्टर्स के बीच का रिलेशन भी क्लियरली समझ में आता है। मेकिंग इट मोर एंगेजिंग फॉर रीडर्स, by including conversation between characters, writers can reveal information, convey emotions, and add depth to the story in a more dynamic way than simple narration। ठीक है, तो डायलॉग्स किस तरह से रीडेबिलिटी में हेल्प करते हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे। फिर व्हाट गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड फॉर राइटिंग ऑन फॉर ऑनलाइन मीडिया, ठीक है। तो अगर हम ऑनलाइन मीडिया यानी आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो किन बातों का, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, आइए समझते हैं। When writing for online media, it is essential to consider the digital platform's unique characteristics। ठीक है, जब हम ऑनलाइन मीडिया के लिए लिख रहे हैं तो हमें उसकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए कि पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस कंसाइज एंड स्कैनेबल। देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, कोई आंसर सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने गूगल में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी चाहिए, आप किसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जो सबसे छोटा सा पैराग्राफ होता है जिसमें कंसाइज यानी बिल्कुल संक्षिप्त में आंसर दे दिया जाता है, आप फटाफट उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं करते कि आपने बहुत बड़ा सा आर्टिकल ले लिया, आप उसमें अपना आंसर खोजने में लगे, ऐसा नहीं होता है जनरली। तो क्या होता है कि हम लोग अपने चीजों को कंसाइज वे में समझना, तो अगर हम ऑनलाइन रीडर हैं या अगर हम ऑनलाइन मीडिया में लिख रहे हैं तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हम उसको छोटे से पैराग्राफ में कंसाइज में समझा सकें और जो भी चीज लिखी वो स्कैनेबल हो, यानी कि फटाफट पढ़ के समझ में आने वाली हो। यूटिलाइज हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स फॉर इजी नेविगेशन, ठीक है। और हमें अपनी राइटिंग्स में बुलेट पॉइंट्स का या जो हाइलाइटिंग करने का भी ध्यान रखना चाहिए। एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर सर्च इंजन विद रेलेवेंट कीवर्ड्स, ठीक है। और सही कीवर्ड डालकर हमको क्या मिल जाएगा, सर्च इंजन से
उसके बारे में भी मतलब इस तरह से हमें कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, मान लो पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, तो हमें जो कीवर्ड्स हैं ऐसे रखने चाहिए, टाइटल ऐसा रखना चाहिए कि हमने सर्च इंजन में सर्च किया तो वो मिल भी जाए, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और क्या? इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया elements like images, videos and infographics to enhance the presentation of information, engage readers visually। और अगर हम अपने जो भी info हम या जो writing लिख रहे हैं उसमें pictures और videos ये visuals का use करेंगे तो वो क्या करेगी audience को और attract करेगी और हमारी presentation को engageable बनाएगी। Additionally, ensure that the writing is clear, engaging and tailored to the target audience's preferences and browsing habits। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो राइटिंग वो क्लियर हो, एंगेजिंग हो, है ना? और जो भी जो हमने लिखा है वो ऑडियंस पे वो टारगेट चीज हो रही कि नहीं, मतलब वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर इमेजिनरी सिंबल्स व्हाइल राइटिंग पोएट्री, गिव एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ठीक है, तो इमेजरी जो सिंबल होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है पोएट्री में वो हमें बताना है। ठीक है, imagery and symbols are vital components of poetry as they help create vivid mental pictures, evoke emotions and convey abstract ideas in a concrete way। ठीक है, देखिए जो इमेजिनरी चीजें हैं और जो सिंबल्स हैं वो क्यों जरूरी हैं। देखिए, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कुछ भी बोला आप पढ़ रहे हो और उसके बजाय मैंने उसको कुछ इस तरह से क्रिएट करा है कि आपके दिमाग में कुछ विजुअल क्रिएट हो गए। जैसे मैं आपको कुछ ऐसे ही डायरेक्टली बोल दूं, उसकी बजाय मैं बोलूं हरा भरा जंगल था और मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं तो आपके दिमाग में तुरंत वो विजुअल क्रिएट होने लगेगा, चारों तरफ हरे भरे पेड़ आपको दिखाई देने लगेंगे और आप उस जो भी चीज मैंने समझाई है उसको ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाओगे। ठीक है ना? तो ये क्या है, एक वाइटल कंपोनेंट है। विजरी जो इमेजिनरी चीजें हैं, इमेजिनरी सिंबल्स हैं, ये क्या है, ये पोएट्री के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि हमारे दिमाग में मेंटल पिक्चर्स क्रिएट करेंगे, इमोशन क्रिएट करेंगे और हम जो भी पोएम सुन रहे हैं उसके भाव हमारे अंदर और अच्छे से उभरेंगे, है ना? और ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो पोएम में लिखे गए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो हमारे सामने कंक्रीट वे यानी प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखने लगेंगे। By using descriptive language and powerful visuals, poet can immerse readers in their work and evoke sensory experience। अगर हम जो ये जो लैंग्वेज है ना, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, अगर हमारे विजुअल्स पावरफुल होंगे, इस तरह की लैंग्वेज लिखिए कि हमारे विजुअल्स पावरफुल हो रहे हैं, विजुअल्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो पोएट जो है वो अपने रीडर्स को अपने काम में क्या कर सकता है, बिल्कुल मग्न कर सकता है, हमें एक अच्छा सा एहसास दिला सकता है कि उसने कितनी अच्छी चीज आखिर लिखी है। सिंबल्स एंड एड लेयर्स ऑफ मीनिंग टू पोएट्री। ठीक है, जो सिंबल्स हैं वो एक इन्हेंसमेंट करते हैं, अलाउइंग फॉर डीपर इंटरप्रिटेशंस एंड कनेक्शंस बियॉन्ड द लिटरल वर्ड्स। ठीक है ना, वो डीपर हमारा इंटरकनेक्शन कराते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि वो जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हम आंतरिक रूप से भी समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ रेड रोज कैन सिंबलाइज लव और पैशन, while a dark stormy sky can signify turmoil और conflict। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ रेड रोज का एग्जांपल लिया गया है कि रेड रोज अगर है तो वो क्या सिंबलाइज करेगा, लव को, पैशन को, है ना? और पोएट्री relies on imagery and symbols to evoke a strong emotional response and create a lasting impact on readers। तो ये ज्यादा लंबे समय तक रीडर्स के दिमाग में चीज टिकी रहेगी, उसके लिए भी ये क्या है, कारगर साबित होती है। चलिए, इसके बाद है व्हाट इज प्लेगरिज्म। तो मैंने आपको प्लेगरिज्म बता रखा है, बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर से समझ लेते हैं एक बार। प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क, आइडियाज और words without proper attribution or permission, passing them off as owns one। ठीक है, one's own। तो अगर प्लेगरिज्म में क्या है, किसी और के काम को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और क्रेडिट उसको नहीं देते हैं, ये क्या है, प्लेगरिज्म है ना? It is considered unethical and illegal in academic and creative dreams because it undermines the original creator's intellectual property rights and deceives reader about the authorship of the work। तो ये एक तरीके से बेईमानी है, इलीगल एक्टिविटी है, क्योंकि जो भी जिसने भी क्रिएशन करा है कंटेंट का, क्रेडिट उसको ना जा करके किसी दूसरे को मिल जाता है। किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अपनी ऑथरशिप दिखाने लगते हैं।
तो प्लेगरिज्म कैन लीड टू कॉन्सिक्वेंसेज सच एज लीगल एक्शंस, एकेडमिक पेनल्टीज, रेपुटेशन डैमेज एंड लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो हमें कुछ उसके नुकसान भी पता है, जैसे कि कोई लीगल एक्शन ले सकता है ना, और एकेडमिक पेनल्टी लग सकती है, फाइन ले सकते हैं। जैसे आप कोई बुक देखते हैं तो उसमें शुरू में लिखा भी होता है कि ये कॉपीराइट मतलब अगर ये इसका ओरिजिनल वर्जन है, कोई इसका कॉपीराइट करेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लीगली एक्शन ले सकते हैं, है ना। तो ये चीज क्या है, और लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। प्लेगरिज्म को अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा डिटेल किया है, टाइप ऑफ प्लेगरिज्म भी समझाए हैं, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। आइए सेकंड इसमें थोड़ा सा और है नीचे, टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट इन राइटिंग इट इज एसेंशियल टू गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्सेज, यूज साइटेशंस एंड रेफरेंसेस appropriately and create original content that reflects one's ideas and insights। अगर आपको मान लीजिए किसी की कहानी की या किसी के कंटेंट की जरूरत पड़ भी रही है इन केस, तो आप क्या करिए, उसको क्रेडिट दीजिए, यानी जिसका भी आपने सामान लिया है आप उसको क्रेडिट जरूर दीजिए, ठीक है, और उसका मेंशन करिए नाम की, ये हमने यहाँ से लिया है, और कोशिश करिए कि आप ओरिजिनल कंटेंट को ही क्रिएट करें, जिससे आपके खुद के आइडियाज और इंसाइट क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था, आपको एक ट्रैवल आर्टिकल लिखना था, ठीक है। मैंने एक ये ट्रैवल आर्टिकल राजस्थान के बारे में भी बताया है ना, जिसमें पूरा ट्रिप था ट्रैवलिंग का। वैसे ही एक ये भी मैंने जापान के बारे में लिखा है। मैं आपसे कहूंगी कि आप ये भी एक बार देख लीजिए। मान लीजिए अगर एक इंटरनेशनल ट्रिप पे आ जाता है तो आप इस वाले को लिख दीजिएगा, वरना अगर आपको केवल ट्रैवल आर्टिकल, जो कि ज्यादा बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, और उसमें मैंने पूरा राजस्थान जयपुर के बारे में बताया है, सब कुछ पूरा आर्टिकल है, बहुत इजी लैंग्वेज में, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो आई होप आप इसको पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रक्चर है टीवी एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू शॉपिंग मॉल। एक शॉपिंग मॉल के लिए आपको क्या करना है, एडवर्टीजमेंट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नोटेशंस ध्यान रखने हैं, किस तरह से मैंने ब्रैकेट में नोटेशंस लिखे हैं, यही वे रहेगा आपको लिखने का, ठीक है ना। तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर पूरा वे है, सिंबलाइज्ड करके ही आपको लिखना है। तो टीवी एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूसिंग लग्जरी हेवन मॉल, ठीक है। तो आपको पहले तो ये लिखना है, जैसे कि आप देखते हैं कि अगर हम कोई ऐड बना रहे हैं किसी मॉल का, आपने देखा होगा अगर आपके घर के आसपास कोई वाटर पार्क है तो उसके भी एड्स आते हैं, तो किस तरह से सबसे पहले वो नाम दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे, जैसे कि नाम हमने रखा लग्जरी हेवन मॉल, तो वो हमने नाम रख दिया। आप यहाँ पे मॉल नेम भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हो। फिर है ओपनिंग सीन, ठीक है। सबसे पहले खुल रहा है तो ये ओपनिंग सीन है। सॉफ्ट एलिगेंट बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेज एज द स्क्रीन फेड्स इन, showcasing a stunning aerial view of the luxury heaven mall. The camera pans over the gleaming exterior, highlighting the modern architecture and lush greenery surrounding the mall. ठीक है, तो एक सॉफ्ट एलिगेंट सी बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही है, और जो लग्जरी मॉल का व्यू है, इनकेसिंग व्यू है, सब कुछ वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। और उसका जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है, जो उसकी लश ग्रीनरी है, वो सारी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं। फिर है नरेटर, तो जो उसमें बोलेगा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लग्जरी एंड सोफेस्टिकेशन, वेलकम टू द लग्जरी हेवन मॉल वेयर शॉपिंग ड्रीम्स कम टू लाइफ। तो नरेटर को ये बात बोलनी है। कट to scene 1. The screen transitions to a bustling atrium filled with chic boutiques and designer stores. Shoppers of all ages are seen browsing upscale fashion, accessories and electronics. अब अगले सीन में क्या होगा, इसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे बुटीक्स हैं, डिजाइनर स्टोर्स हैं, जहाँ पे हर तरह के लोग, हर एज के लोग यहाँ पे सामान खरीद रहे हैं, फैशन की एसेसरीज की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीद रहे हैं। तो हम एक ये सीन दिखाएंगे। फिर नरेटर, इंजल्स इन द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स, डिस्कवर एक्सक्यूटाइज ज्वेलरी एंड एलिवेट योर लाइफस्टाइल विद द फाइनेस्ट कलेक्शंस एट लग्जरी हेवन मॉल, लग्जरी मीट्स कन्वीनियंस। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक स्लोगन टाइप का छोटा सा वो देना है, और उसमें बताना है कि जैसे आपने देखा होगा ना, अलग अलग टैगलाइंस होती हैं, तो आपको भी एक टैगलाइन यहाँ पर लिखनी है, ठीक। और इसके बाद देखिए, हाँ, कट टू सीन 2, ठीक है। अब सीन 2 में द
Scene shifts to a gourmet food court, showcasing a diverse array of international cuisines and upscale driving options. Patrons are enjoying gourmet meals in stylish and vibrant setting. Gourmet क्या होता है, बहुत रॉयल किसी चीज को हम लोग खाते हैं ना, बहुत सारी आइटम प्रेजेंट होती हैं, तो उसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा विशाल सा फूड कोर्ट है जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल क्यूजाइंस हमें मिल रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे खाने के ऑप्शन है, खुद बहुत सारे डाइनिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं और लोग अपनी मील को बहुत स्टाइलिश वे में एंजॉय कर रहे हैं। ये सीन यहाँ पे हमें दिखानी है। फिर नरेटर क्या बोलेगा, सेवर द फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड एट द गोurmet डाइनिंग ऑप्शंस, फ्रॉम गोurmet cuisine टू कैजुअल बाइट्स, एक्सपीरियंस द culinary जर्नी लाइक नो अदर। ठीक है, तो ये लाइन बोलनी है आपको, ये सब थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा बिकॉज ये क्या है कि इसी तरह से हमें शो करना है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा इसको नहीं अपनी नॉर्मल भाषा में मत लिखिएगा, क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा ऑथेंटिक होना, थोड़ा सा सही होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, cut to scene 3. The screen fades to a luxurious spa wellness center where guests are enjoying pampering massages, facials and relaxation treatment in a scenario setting. ठीक है, तो अब आपको सीन 3 में क्या दिखाना है कि यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा सा लग्जूरियस स्पा है। ठीक है, एक वेलनेस सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे लोग पैम्परिंग मसाज करवा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, नरेटर, rejuvenate your body and soul at exclusive spa and wellness center. Treat yourself to moments of relaxation, rejuvenation in a tranquil oasis of calm. ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग इतने अच्छे, इतने लग्जूरियस स्पा में एंजॉय कर रहे हैं, उसी को बहुत ब्यूटीफाई करके हमने इन वर्ड्स में लिख दिया। आप कुछ सिंपल वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई टू मेंटेन वोकैब, इट विल गिव योर आंसर गुड इम्पैक्ट। ठीक है ना, बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा आपके आंसर को अगर आप गुड वोकैबुलरी का यूज करोगे। ठीक, इसके बाद देखिए क्लोजिंग सीन। अब आपके एड का क्लोजिंग एंडिंग सीन आ गया है। तो देखिए, द स्क्रीन फेड्स टू द लग्जरी मॉल, logo against the backdrop of a majestic sunset radiating luxury and elegance। ठीक है, तो अब आपका ये एंडिंग सीन है, फिर से मॉल का हमने थोड़ा सा सीन दिखाया। ठीक, अब इसमें हम लास्ट में बताएंगे, टोटल समरी टाइप की लाइन बोलेंगे। फॉर दोज who seek the ultimate in luxury shopping, dining and relaxation, experience the epitome of elegance at Luxury Heaven Mall. Your luxury heaven awaits। ठीक है, ये लाइन बोल के कि आपको अगर ये सारी जो भी चीजें अभी ऊपर मैंने बताई उनका एक्सपीरियंस लेना है तो जरूर आइए लग्जरी हेवन मॉल में। ठीक है, फिर एंड विद द टैग लाइन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। फिर लास्ट में हम टैग लाइन हमारी दिखाएंगे कि लग्जरी हेवन मॉल वेयर लग्जरी मीट लाइफस्टाइल। ठीक है, ये टैग लाइन हमें लिखनी है और लास्टली, है ना, और फिर हमारा ये जो आंसर है फिनिश हो जाएगा। इसका प्लीज इसी तरह से आप मेथड लिखिएगा, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है। आप इसको चेंज मत करिएगा। हाँ, आप अपने थोड़े से डायलॉग में भले ही चेंज कर लीजिए, जो आप ये लिख रहे हैं, जैसे ये जो चीज है इनमें चेंज कर लीजिए, वर्ड्स में थोड़ा चेंज कर लीजिए, लेकिन ये जो कट सीन 1 2 3 4 है ये आप ऐसे ही रखिएगा। ठीक है, लास्ट हमारा आंसर, हम एक क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट कि ये भी असाइनमेंट में भी पूछा गया था, राइट poem on for 10 to 14 lines on some romantic topic। ठीक है, इसके पहले नेचर पे भी मैंने आपको कराया, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज उसको भी पढ़ लीजिए। नेचर पे भी मैंने कराया है, जिसमें अप्रैल के ऊपर मैंने एक पोएम आपको कराई है, और एक पोम आ चुकी है सोशल इश्यू पे, तो उस पे मैंने आपको 2 पोएम्स करा दी थी। एक मोबाइल फोन पर कराई थी, मोबाइल एडिक्शन पर, और ओवर पॉपुलेशन पे कराई थी। तो प्लीज आप ये सब टॉपिक्स पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स में भी पूछे गए हैं और बाद में भी पूछे गए हैं। तो ये छोटी सी पोयम है, विस्पर्स ऑफ लव। In the soft embrace of twilling hue, where starlight weaves a tapestry true, whispers of love gently unfurled, between two souls a timeless swirl. Hands and winded hearts ablaze, lost in a dance of moonlit gaze. Eternal woe in silent sighs, underneath the velvet skies. A whispered touch, a tender kiss, in this moment of the eternal bliss. Forever enwinded, our souls above, in the whispers of our endless love। ठीक है, तो ये 14 लाइन पोयम मैंने आपको ये करा दी। इसके पहले मैंने
और भी टॉपिक पे। तो प्रीवियस हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको एक बार 8 करीब क्वेश्चन कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज उनको कर लीजिए। मैं 2-3 बार कह चुकी हूँ लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। एक और वीडियो मैंने डाली है और 2 यूनिट्स कवर कराई हैं, 1 और 2 यूनिट पहले ब्लॉक की। उसमें गाइडेंस है और क्रिएटिव राइटिंग कैन बी टॉट, क्या गाइडलाइंस है, वो सारी बातें मैंने बताई हैं, प्लेगरिज्म के बारे में बताया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ आपकी डिमांड हो तो प्लीज कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।